अच्छा देखिए, बाज़ार के अंदर इस समय अगर हम मार्केट्स की रुख की बात करें तो इस समय मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़बरदस्त हो रहा है। अगर आप एक यूनिवर्सल रूप से मार्केट को देखेंगे, जो अगस्त और सितंबर के महीनों में हमने देखा था कि 9 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स और 8 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स वो गोइंग हायर, शायद अभी वैसा नहीं है और शायद वैसा आने वाले समय में होगा भी नहीं। बिकॉज एक यूनिवर्सल री रेटिंग जो इंडिया की हो रही थी, इस समय वो यूनिवर्सल री रेटिंग हो चुकी है। शेयर बाज़ार निवेशकों को समझ में आ चुका है कि इस समय कौन सी कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ ज़्यादा रहेगी और कौन सी कंपनीज़ के अंदर इन्फ्लेशन, मार्जिन प्रेशर्स या लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बने रहेंगे। तो इस समय मार्केट एक बेहतरीन रूप से डिफ्रेंशिएट कर रहा है और उन कंपनियों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है जहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा और अच्छे दिखते हैं। आप फार्मा की बात करें, फार्मा में ग्रोथ नहीं आ रही है, फार्मा में तेज़ी नहीं आ रही है। अब मेटल्स की बात करें, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरे हैं। मेटल के स्टॉक्स में कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हल्की मंदी आ रही है। सीमेंट, जिसमें फ्यूल प्राइस कट के बाद और जिसके अंदर पेट कोक के कीमतों में गिरावट के बाद काफ़ी उन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस समय स्टॉक स्पेसिफिक मूड काफ़ी ऑब्वियस है और एक अच्छी बात है, बिकॉज एक पूर्ण रूप से मार्केट की जो री रेटिंग है पी मल्टीपल को लेकर के या फिर एक ग्लोबल पोजीशनिंग को लेकर के, वह मेरे हिसाब से हो चुकी है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा वह यह है अजय, कि एक समय होता था कि जो एफआई करता था वही भारत के शेयर बाज़ार का रुख डिटरमिन करते थे। अगर एफआई बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे जाता था, एफआई खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाता था। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। एफआई की लगातार सेलिंग के बावजूद भी शेयर बाज़ार टिका हुआ है। आईपीओ मार्केट में इस समय इतने बड़े इश्यूज आ रहे हैं, उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार टिका हुआ है। क्रूड प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास $80 के आसपास है, उसके बावजूद भी शेयर बाज़ार टिका हुआ है। तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनको शेयर बाज़ार इस समय नज़रअंदाज कर रहा है। नंबर 1 एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग, नंबर 2 आईपीओ मार्केट और तीसरा क्रूड। हिस्टोरिकली जब ये 3 फैक्टर्स एक साथ आए तो मार्केट हमेशा गिरा है, मगर इस समय मार्केट सिलेक्टिव रूप से आउट परफॉर्म कर रहा है। निकुंज, एक और फॉलोअप सवाल कि ये जो प्राइमरी मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो गया है और उसमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बाजार में बात हो रही है कि नायका की आज लिस्टिंग 2000 के आसपास हो सकती है। तो आप और दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस भी ऑफर पे हैं, जैसे कि सफायर फूड्स एटसेट्रा। उस तरफ प्राइमरी मार्केट में जो ज़बरदस्त एक्टिविटी है उसके तरफ आपकी क्या राय है? तो अजय, आपने एक सवाल में 3 सवाल शायद वीव इन कर रहे हैं। तो सबसे पहले नायका की बात करते हैं। आप वो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बुनियादी रूप से नायका के अंदर जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि एक न्यू एज कंपनी है और एक न्यू एज कंपनी होने के बावजूद भी एक ऑपरेटिंग लेवल पर और एक पैट लेवल पर ये प्रॉफिट मेकिंग है। फाल्गुनी नायर कम्स फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड, शी हैज़ बीन एन मर्चेंट बैंकर and they exactly understand that what will create value for shareholders. जब राधा किशन दमानी जी ने डीमैट को पब्लिक करा था, हालांकि वह महंगा था, मगर ही एग्जैक्टली न्यू दैट व्हाट विल मेक इन्वेस्टर्स और व्हाट विल ग्रेटिफाई इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ एन लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस। सो महंगे होने के बावजूद भी डीमार्ट का जो शेयर था 350 के आसपास आया था, 600 में खुला और उसके बाद उसके अंदर एक कंटिन्यूस अपटेक ही रहा। तो एक सिंपल प्रश्न है कि आज की 60, 70 या 80% उछाल के बाद क्या नायका डीमैट का शेयर गया था उस तरह का ट्रेंड अपनाएगा या फिर जोमेटो जैसा ट्रेंड अपनाएगा? क्योंकि जोमेटो की लिस्टिंग आप देखें तो उछाल के बाद अजय उसके अंदर एक दिन और फॉलोअप बाइंग आई थी और उसके बाद जोमेटो हैज़ नाउ नॉट बीन द मोस्ट एक्टिव स्टॉक। 120 और 140 में जोमेटो का शेयर कई दिन से सेटल हो चुका है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो नायका को सेटल होने दीजिए, डोंट चेज द मोमेंटम। मगर जब शेयर बाज़ार में बड़ा कोई सेलिंग का पैच आता है और जब शेयर गिरते हैं तो उस समय आपको नायका खरीदना चाहिए। अगर आपको आईपीओ में शेयर मिले हैं तो आपको नहीं बेचनी चाहिए। अगर आपने आईपीओ पॉप के लिए लिए हैं तो आपको ज़रूर बेचनी चाहिए। मगर नायका आपको
लेट द मार्केट डिस्कवर द प्राइस, लेट द प्राइस सेटल। और मार्केट में जहाँ भी हल्का बहुत झटका आता है, भले ही वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो, लोकल फैक्टर्स की वजह से हो, जब वो झटका आता है तो जब जाकर के नायका का शेयर ज़रूर खरीदना चाहिए। मैं ये राय दूंगा। निकुंज, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, पहला एफआईज, दूसरा आईपीओ, तीसरा क्रूड। आप ये कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें जब एक साथ होती हैं हिस्टोरिकली बाजार गिरता है, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा। तो सर फिर बाजार देख किसको रहा है? कौन से ऐसे अच्छे ट्रिगर हैं जिनको 3 इन वजह होने के बावजूद भी बाजार चल रहा है? और अभी तक कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट, डेरिवेटिव एनालिस्ट, कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट ये कहने को तैयार नहीं है कि बाजार के अंदर कैपिंग हो रही है या बाजार के अंदर मंदी आ सकती है। फिर बाजार देख किसको रहा है? लिक्विडिटी को? डिम्पी, देखिए लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी अक्सर न्यूट्रल होती है, क्योंकि शेयर बाज़ार के अंदर माइनस QIPs और माइनस फ्रेश IPOs, अगर आप ओरिजिनल शेयर्स में देखें तो सपोज आप रिलायंस का शेयर ले रहे हैं तो रिलायंस के शेयर के अंदर कोई बेच रहा है तो खरीद रहा है कोई, तो लिक्विडिटी न्यूट्रल होती है। लिक्विडिटी शेयर बाज़ार में ज़्यादा आती है जब IPOs होते हैं या QIPs होते हैं। तो शेयर बाज़ार के अंदर इस समय IPO के रूट से और दूसरी फंड P डील्स के थ्रू से पैसा ग्लोबल इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स का आ रहा है। मगर प्रमुख तौर पे शेयर बाज़ार आपको 2 या 3 चीज़ें बता रहा है। नंबर 1 कि इकॉनमी में अपटर्न जो है वो रियल है और वो अपटर्न काफ़ी समय तक रहेगा, 1। सेकंड, अगर आप शेयर बाज़ार की बात करें, अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें, तो भले ही वो SIP हो, भले ही वो HNI इन्वेस्टमेंट हो, भले ही वो पोर्टफोलियो चेंजेस हो जिसमें गोल्ड में आप निवेश नहीं कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कम कर रहे हैं, आप शेयर बाज़ार में इस समय एक एसेट एलोकेशन कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है और मुझे लगता है ये जो चेंज है इट इज़ हियर टू स्टे। मगर डिम्पी, शेयर बाज़ार के अंदर जब आप एक बुल मार्केट में रहते हैं 2 या 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। डोंट बी इन अ हरी टू प्रिडिक्ट द एंड ऑफ द बुल मार्केट, बिकॉज बुल मार्केट कहाँ पर रुकेगा, किस लेवल पर जाकर रुकेगा, क्या P मल्टीपल 20 है या 25 है या 35 है, 40 है, ये समय ही आपको बता सकता है। बिकॉज हिस्टोरिकली मैं काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ जिसमें लोग बोलते थे अरे भाई पिछला शेयर वी आर ट्रेडिंग एट अ 90% प्रीमियम टू हिस्टोरिकल एवरेजेस। जी हाँ, हो रहा है, मगर हिस्टोरिकल पैरामीटर्स वर ऑल्सो डिफरेंट, इंटरेस्ट रेट वॉज डिफरेंट, ग्लोबल सिनेरियो वॉज डिफरेंट, द चाइना सेटअप वॉज डिफरेंट, द ग्लोबल लिक्विडिटी सिनेरियो वॉज डिफरेंट। तो हाउ कैन यू से दैट द करंट मार्केट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मार्केट इज एक्सपेंसिव? क्या हिस्ट्री में सेम सर्कमस्टांसेस एक साथ थे? जी नहीं। तो इस समय जो बुल मार्केट के फैक्टर्स है, फैक्टर्स डिफरेंट है, तो वैल्यूएशन भी डिफरेंट होगी। दूसरा, शेयर बाजार के अंदर एक अंग्रेजी में कहावत है और अजय शायद इस कहावत को जानते हैं, हम काफ़ी यूज़ करते थे, दैट मोर मनी इज़ लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन व्हेन द एक्चुअल करेक्शन अकर्स। तो आपको लगता है कि शेयर बाज़ार में करेक्शन आएगा मगर मैं करेक्शन का वेट करता रहूँगा, और शेयर बाज़ार में करेक्शन नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं? आप कैश पे बैठे रहेंगे और शेयर बाज़ार ऊपर जाता रहेगा। सो मोर मनी इन अ बुल मार्केट is lost in waiting for the correction rather than when the actual correction occurs. Understand your risk appetite, understand that इस लेवल से अगर आप 3-4 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको क्या डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है, हो सकता है। क्या इस बुल मार्केट में सेंसेक्स 1 लाख तक जा सकता है? संभावना लगती है। तो उन फैक्टर्स को अगर आप उन फैक्टर्स को अगर आप नज़र में रखें और अगर आप अपना पोर्टफोलियो प्लान करें तो मुझे लगता है शेयर बाज़ार के अंदर यहाँ से भी डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। रैप करने से पहले एक और डेटा पॉइंट मैं देता हूँ। अब इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न अगर आप देखें पिछले दशक के अंदर वह 10% से भी नीचे था, यानी एफडीज़ के बराबर आपने पिछले 2000 टू 2010 में रिटर्न कमाया है। अगर आप बुल मार्केट में देखें तो बुल मार्केट में 3 या 4 साल तक करीब 25% का रिटर्न आता है, फिर शेयर बाज़ार पीक होते हैं। अभी हमारा 3-4 साल का जो रिटर्न है वह अभी 16-17% है। तो अगर आप हिस्ट्री को भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिटर्न एवरेजेस ऑल्सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो।
ओके निकुल सर, मार्केट से ही जुड़ा मेरा सवाल हुआ एक्चुअली कच्चे तेल पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि कच्चे तेल में जो तेज़ी आ रही है उसको दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये है कि डिमांड में रिवाइवल आ रहा है, अमेरिका में भी हमने देखा कि ट्रैवलिंग पे जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है, तो एक ट्रैवलिंग डिमांड बूस्ट हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए ये नेगेटिव भी देखा जा रहा है। तो ये जो कच्चे तेल में तेज़ी आ रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? पूजा, देखिए ऑयल का लेवल कॉल आउट करना एक बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज ऑयल के अंदर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इसके अंदर इसके अंदर डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं। तो सही मापदंड किसी के पास इस समय ऑयल को लेकर के नहीं है। मेरा ये मानना है कि यह इस समय दो प्रमुख फैक्टर्स हैं जो ऑयल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नंबर वन, एक बहुत बड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो चुका है। बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रप्शन इस समय हो चुका है और डिमांड सडनली शिफ्ट हो रही है, चाइना से अमेरिका शिफ्ट हो रही है, हम देख रहे हैं कि इंडिया में डिमांड वापस आ रही है। तो एक तरह का ग्लोबल सप्लाई चेन का जो पूरा का पूरा जो मैप है इस समय काफ़ी चेंज हो रहा है। दूसरा, ESG की कंसर्न्स इस समय इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं कि नई प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ आने में इस समय लग रहा है और डिमांड आ रही है, नई प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ आ नहीं रही हैं। तो इन द इंटरिम शॉर्टेज आ चुकी है और सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। मगर क्या लॉन्ग टर्म क्रूड एक बुल मार्केट में रहेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक तरफ तो तय है कि EV आने वाला है, क्योंकि EV की डिमांड अगर बढ़ती है और EV का इंपॉर्टेंस अगर बढ़ता है तो आपके आइस इंजन, जो कमर्शियल इंजन है, जो हम यूज़ करते हैं, उन पे डिपेंडेंस कम होगी, तो ज़ाहिर है क्रूड की डिमांड में गिरावट आएगी। क्लीन फ्यूल और ग्रीन फ्यूल की तरफ दुनिया बढ़ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, गाड़ियों के एवरेजेस बढ़ रहे हैं, डीजल इंजन्स के जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। तो एफिशिएंसी इस समय आने वाले कुछ सालों में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव एंड एफिशिएंसी, जब ये दो चीज़ें आएंगी तो इनको लेकर के मुझे लगता है जो क्रूड की जो डिमांड है स्ट्रक्चरली वह वीक रहेगी। राइट, ऑल राइट निकुंज, हैव अ नाइस डे। बहुत सारी आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई, इस पर नज़र रखेंगे हम लोग और हमारे व्यूअर्स भी। आगे चलते हैं।